नमस्कार, अचीव पीसीएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम प्रेमबल की क्लास कर चुके हैं। आज हम संविधान का भाग 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संघ व उसका राज्य क्षेत्र। इस टॉपिक के नोट्स मात्र 2 पेजेज़ के रहेंगे और इन 2 पेजेज़ के नोट्स के बाद आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्लास के दौरान इन नोट्स को प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखिए, क्योंकि नोट्स में सभी पीवाईक्यू इंक्लूड पहले ही कर दिए गए हैं, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा किसी एग्जाम में पूछे गए हों या फिर किसी स्टेट पीसीएस के द्वारा। और पूरे नोट्स को उन पैटर्न के अनुसार बनाया गया है जिस पैटर्न पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपसे गलती करवाता है या आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। सर, ये करने के बाद यकीन मानिएगा आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी इस टॉपिक के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि पॉलिटी के लिए हमारी 2 सीरीज चलेंगी। जो सीरीज अभी चल रही है इसमें हम कुछ बेसिक्स को, कुछ चीज़ों को अच्छे से समझते हुए रिवीजन करेंगे। लेकिन इसके बाद जो 2.0 सीरीज आएगी पॉलिटी के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पर्पज़ से होगी। जिन बच्चों की अच्छे से पॉलिटी रेडी है वो भी उस रिवीजन सीरीज से जुड़ के पेपर से पहले 8 से 9 हावर्स में अपनी पूरी की पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन जिन बच्चों को उसमें परेशानी आएँगी वो इन क्लासेस को अच्छे से कर लें, ताकि आपको उनमें कोई परेशानी ना हो और पेपर से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कल की कक्षा में हमने प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करने वाले भाग 1 से। देखिएगा, भाग 1 से हमारा संविधान स्टार्ट होता है और जिसमें पहला टॉपिक है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करता है और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं जहाँ आपसे गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि आपसे गलती करवाई जाती है। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम कक्षा से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जो उन बच्चों के लिए है जो शायद पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को इसकी जानकारी है, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को हल्का-सा अगले 2 मिनट के लिए, या फिर वो अपनी स्पीड को 1.5 पर कर सकते हैं, राइट? देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में, देखिए वैसे तो हम संसद के बारे में भाग 5 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 79। याद रखिएगा, आर्टिकल 79, मेरे साथ बोलना है सर, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है संसद के 3 अंग होंगे सर, राइट? संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संसद के 3 अंग होंगे। यानी कि हमारे यहाँ कितने सदन हुए सर? 2 सदन। और 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे यहाँ कितने सदनीय व्यवस्था हुई? द्विसदनीय व्यवस्था, राइट? यानी कि सदन कितने, संसद के अंग कितने हैं? 3। कौन-कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने हैं सर? 2, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि संसद हमारे यहाँ कानून निर्माण का काम करती है सर, राइट? कानून निर्माण। देश में कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। सर, अभी हम उसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे और वो भी हल्का-सा, नो डिटेल। पहला, बिल पेश होता है सर। बिल क्या है? प्रारूप। यानी कि कुछ पेजेज़ होते हैं जो पेश किए जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कि हम क्या चेंज करने वाले हैं, किस चीज़ को लेके कौन-सा कानून बनाने वाले हैं। वो बिल 2 जगह पेश हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। यदि बिल लोकसभा में पेश होता है, तो वो वहाँ पर उसके ऊपर वोटिंग होगी, चर्चा के बाद वोटिंग होगी, और यदि वो पास हो जाता है तो वो जाएगा राज्यसभा में। और यदि बिल पहले राज्यसभा में पेश होता है तो पास होने के बाद जाएगा लोकसभा में। उसके बाद क्या होगा सर? यदि दूसरे सदन से भी वो पास हो जाता है, उसके बाद उस पर पीयूआई यानी कि राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं और उनके हस्ताक्षर के बाद बिल बदल जाता है एक्ट में, यानी कि अधिनियम में। और जिस प्रकार से इस प्रक्रिया से संसद देश में कानून बनाती है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के कानून बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। अब सर, कुछ बिल ऐसे होते हैं कि जिनको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और राज्यों में बदलाव से संबंधित ऐसा ही एक विधेयक होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, राइट? तो ये हमारी संसद और विधानमंडल, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्रक्रिया क्या होती है कि पहले बिल पेश होगा, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ से भी पास होगा, राष्ट्रपति के जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी के साइन करने के बाद बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे भाग 1, अनुच्छेद 1, राइट? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। सर, याद रखिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? संघ।
क्या वर्ड यूज़ किया है? यूनियन, इंग्लिश में सर यूनियन। हमने कहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यदि एग्जामिनर आपसे कहीं पे फेडरल या फिर फेडरेशन वर्ड यूज़ करे तो आपको गलत बनाना है कि हमने फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया है, हमने फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है, हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? संघ। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? हम इसके लिए 2 मॉडल यूज़ करेंगे, यूएसए यानी कि अमेरिका एंड इंडिया। सर अमेरिका में क्या है, जो वहाँ के स्टेट थे, जो अलग-अलग स्टेट थे, वो एक साथ मिले और उन्होंने एक साथ मिलकर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया और एक देश बना लिया। क्या भारत में भी ऐसा ही हुआ है सर? क्या भारत में अलग-अलग राज्यों ने मिलकर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और एक देश बनाया है? नहीं। माफ़ कीजिएगा बीच में किसी वजह से ब्रेक लेना पड़ गया था। हाँ, चलिए हम कहाँ थे? कि यूएसए जो है, वो अमेरिका जो है, वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। यानी कि राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता किया है, उससे एक देश का निर्माण हुआ है। क्या भारत में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि समझौता है तो कल को ये समझौता टूट भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त भी हो सकता है और यानी कि राज्यों को अलग होने का अधिकार है। यानी कि राज्य देश से अलग हो सकते हैं। क्या भारत में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि भारत क्या हुआ? भारत जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो यूएसए है वो कमिंग टुगेदर मॉडल पर आधारित है, यानी कि सब आए और सब ने मिल के साथ में देश बनाया, यानी कि कमिंग टुगेदर। बट इंडिया होल्डिंग टुगेदर, यानी कि इंडिया ने सभी स्टेट को एक साथ होल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें किसी को भी अलग होने का स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों को विनाश हो सकता है, राज्यों समाप्त हो सकते हैं राज्य, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। जबकि यूएसए अविनाशी राज्यों का, यानी कि राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, जबकि संघ का विनाश हो सकता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। इंडिया राज्यों का विनाश हो सकता है, कोई राज्य किसी राज्य को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका में इसके अपोजिट है, किसी राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि संघ को समाप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है फेडरेशन। फेडरेशन यानी कि भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है, पृथकता की स्वतंत्रता नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। अब ये राज्य और राज्य क्षेत्र कौन से हैं? इसमें लिखा है कि राज्य व राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनका वर्णन शेड्यूल 1 में है। हमने इससे पहले वाली क्लास जब की, हमने पढ़ा था कि संविधान को हमने पार्ट्स में बाँटा है, आर्टिकल्स हैं उसके अंदर और उसके अंदर 12 अनुसूचियाँ भी हैं। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद करना है कि अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? अनुसूची 1 में राज्य और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें यूटी भी आएगा सर। यानी कि शेड्यूल 1 में किसका वर्णन है? राज्य और यूटी का। अगर मैं इस क्वेश्चन को कैसे पूछूँ, राज्यों और यूटी का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? राज्य और यूटी का। इसके बाद आर्टिकल 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में क्या-क्या शामिल होता है सर? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होता है राज्यों के क्षेत्र, यानी कि सभी राज्यों के क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा, इन सभी का जो एरिया है वो। यूटी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे यूटीज़ और वे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, यानी कि वे क्षेत्र जिनको भारत भविष्य में अर्जित कर सकता है, वे भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। पॉइंट अगर आपसे 3 ऑप्शन में मिले तो आप टिक कर दीजिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होगा? पहला, इसके सभी राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा, वे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। यानी कि यदि हम भारतीय संघ और क्षेत्र की तुलना करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जो भारतीय संघ है वो संकीर्ण है, क्योंकि इसमें ओनली राज्य शामिल हैं। ओनली राज्यों का संघ होगा। इसमें क्या शामिल है सर? संघ में सिर्फ राज्य शामिल है। यानी कि जब हम संघ की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? राज्य। लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें राज्य भी आएंगे, यूटी भी आएंगे, वे क्षेत्र भी आएंगे जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। ये नीचे वाला हम पढ़ चुके हैं, यूएसए कमिंग टुगेदर मॉडल, इंडिया होल्डिंग टुगेदर मॉडल। चलिए, अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं सर, आंसर मैं बिल्कुल सोल्व नहीं करवाऊंगा आपसे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप खुद सोल्व कर लीजिएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? अब आपने पढ़ा है, टिक कीजिए क्या है। फिर भी मैंने क्वेश्चन की जो आंसर की है या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का यूनियन। तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा था। क्या है? क्या यूनियन है? बिल्कुल है। क्या संघ है? सर संघ इंग्लिश में है, संघ को इंग्लिश में यूनियन लिखा है। क्या संघ है?
क्या यूनियन है? ठीक है। क्या फेडरेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। हमने परिसंघ यानी कि फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सर। थर्ड, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है? इट इज़ वेरी सिंपल। सर ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान और इसके अलावा यूपीएससी की अलग अलग परीक्षा में पूछे हुए हमने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू सैंपल के तौर पर यहाँ रखे हैं ताकि आप समझ सकें कि गलती हमसे कहाँ होती है और कहाँ हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता था सर यहाँ फेडरेशन में बच्चे गलती करेंगे, यूनियन और फेडरेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो उसको अलग से हाईलाइट करके रखा है ताकि आप जब इनका रिविजन करो तब आपको ध्यान रहे कि कहाँ हमसे गलती हो सकती है। भारत के संविधान में संघीय फेडरेशन शब्द कहाँ यूज़ हुआ है? क्या उद्देशिका में? क्या अनुच्छेद 68 में? क्या भाग 3 में? कहीं भी नहीं, कहीं भी यूज़ नहीं हुआ सर, फेडरेशन तो हमने यूज़ ही नहीं किया कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अ, आप जो स्टेटमेंट पढ़ोगे यानी कि जो कथन पढ़ोगे उसके बाद आपको क्या करना है। हुँ। आप जो कथन कथन पढ़ोगे, कथन पढ़ने के बाद आपको पीछे क्यों लगाना है सर। और यदि आपसे क्योंकि का आंसर मिल जाता है, सॉरी एग्ज़ैक्ट वर्ड इज़ क्योंकि या इसलिए। अगर जो रीज़न है वो क्योंकि या इसलिए का आंसर दे पा रहा है तो वो बिल्कुल सही है। आइए हमारे साथ पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर यानी कि फेडरल स्टेट के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन स्टेट कहा गया। क्या ये बात सही थी? बिल्कुल सही थी। क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि बात राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। हम इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी है। तो क्या दोनों सही हैं? ए और आर दोनों सही हैं और ये सही स्पष्टीकरण यानी कि ए आंसर हुआ। नेक्स्ट, आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा कौन संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या स्थापना कर सकती है? सर यहाँ एक डिफरेंस आपको याद रखना है आर्टिकल 2 और 3 में। यदि नए राज्यों का प्रवेश करवाना है या स्थापना करनी है, जो भारत का भाग नहीं है, यदि वे राज्य जो भारत का भाग नहीं है, यदि उनका राज्य में प्रवेश करवाना है या उनकी स्थापना करनी है, तो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 2। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है संसद किसी राज्य के क्षेत्र से अलग कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, यानी कि एक स्टेट को 2 भागों में पार्ट कर, 2 भागों में अलग कर, 2 अलग-अलग राज्यों का निर्माण कर सकती है। 2 को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है, यानी कि 2 राज्यों को मिलाकर संसद एक राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, बढ़ा सकती है। उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत उन्हीं राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है जो भारत का भाग हैं। लेकिन यदि जो भारत का बाहरी क्षेत्र है, यदि उसको भारत में शामिल करना है, तो कौन से के तहत होगा? आर्टिकल 3। और यहीं पे स्टेटमेंट मैंने लिखी है, बट नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के तहत नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ आर्टिकल 2 के तहत होता है। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा क्षेत्र है जो भारत का भाग नहीं है, मान लीजिए वो चाइना का पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है या किसी पर भी उसका अधिकार नहीं है, ऐसा है, यदि उसको हमें भारत का भाग बनाना है, उसका कोई नया राज्य बनाना है, तो हम कौन से आर्टिकल 2। यदि कोई पहले से भारत का राज्य है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, यूपी को 2 भागों में बाँटना है, हरियाणा, यूपी को मिला के एक नया राज्य बनाना है, यूपी का नाम चेंज करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, ये सब कौन से के तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत होगा। बट ये पावर सिर्फ़ किसको है? संसद को। सिर्फ़ किसको है? संसद को। क्या इसके अलावा कोई और कर सकता है? राज्य का विधानमंडल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था राज्य का विधानमंडल क्या होता है? क्या राज्य का विधानमंडल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ओनली किसको पावर है? संसद को। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। भारत में राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल। क्या 368 के तहत? देखो मैं 368 को बता दूं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि संविधान में यदि कोई चेंज करना है तो उसको बोलते हैं संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन की पावर संसद को आर्टिकल 368 देता है। 368 में कहा गया है, 368 में कहा गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो क्या 130? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के अनुसार होगा, जो आर्टिकल 3 में बताई गई है। अब इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इन 2 लाइनों को देखेंगे, यानी कि हमें निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है बताना है। राज्यों का नाम बदलना
नए राज्य बनाना, नए राज्य संसद बनाएगी, बिल्कुल सही, संसद को पावर है नए राज्य का निर्माण करने की। राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानसभा, बिल्कुल भी नहीं, ये पावर भी किसको है, संसद को। यानी कि राज्य ना तो अपने राज्य के नाम में चेंज कर सकता है, उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकता है, या फिर दो राज्य मिलकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, संसद को पावर है। और उसमें भी यदि कोई राज्य भारत का भाग नहीं है, उसको राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा, यदि कोई पहले से भाग है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? अभी तो पढ़ा था नए राज्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। इसको हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? किसी राज्य का नाम बदलना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, इसका प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बिल पेश होता है, और बिल कहाँ पेश हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा, राइट? और उसके बाद किसकी अनुमति ली जाती है? प्रेसिडेंट की, और उसके बाद वो कानून बन जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था क्लास की शुरुआत में, कुछ विधेयक, कुछ बिल ऐसे हैं जिनको पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। तो यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना पड़ता है, या नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, तो किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। यानी कि सबसे पहले पीयूआई की पूर्व सिफारिश ली जाएगी। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उसको संबंधित राज्य को भेजेंगे। किसके लिए? सलाह हेतु, कि हम राज्य को बताएंगे कि देखिए हम आपके स्टेट का नाम बदल रहे हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यूपी का नाम बदलकर कुछ और नाम रखना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? यूपी को भेजेंगे उसके बारे में। अब यूपी उसके बारे में सलाह देंगे, कोई चेंज करना, अपनी अपनी राय देंगे। क्या वो बाध्यकारी होगी? नहीं सर, वो बिल्कुल भी बाध्यकारी है नहीं होगी। यानी कि संसद उस सलाह को माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और एक बार सलाह अगर उन्होंने दे दी, सलाह लेने के बाद यदि बाद में उसमें वो बिल में कोई चेंज करते हैं, तो क्या दोबारा सलाह के लिए भेजना आवश्यक है? बिल्कुल भी नहीं है। और जो राष्ट्रपति सलाह के लिए भेजेंगे, वो लिखित समय सीमा होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल लिखित समय सीमा होगी। ऐसा नहीं है कि राज्य बैठा है 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई सलाह ही नहीं दी, कोई सुझाव ही नहीं दिया। उसकी लिखित समय सीमा होती है, लिखित समय सीमा के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है। अब देखिएगा, किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। बिल्कुल पूर्व सिफारिश चाहिए। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? संबंधित विधानमंडल के पास सलाह हेतु भेजेंगे। बिल्कुल सही। लिखित समय सीमा होगी? बिल्कुल सही। जो संसद है या पीओआई, क्या उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और यदि एक बार सलाह के बाद वो दोबारा से बिल में कोई चेंज कर देती है संसद, क्या दोबारा भेजना होगा सलाह के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बस यही बात थी। अब जब केंद्र शासित प्रदेशों में कोई चेंज करना है, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, दमन द्वीप, कोई भी बदलाव करना है, उसके लिए भी सिफारिश चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या वहाँ भी भेजना आवश्यक है विधानमंडल के पास? बिल्कुल भी नहीं है सर। यानी कि यदि संसद को हरियाणा के नाम सीमा में चेंज करना है, तो उनको हरियाणा की सलाह के लिए भेजना पड़ेगा, और यदि दिल्ली में चेंज करना है तो क्या भेजना है? नहीं। संसद जब चाहे बिना सलाह के दिल्ली की सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। सर इसके संबंधित एक केस आया था, केस है बेरूबारी केस। हमने इसके बारे में अपनी प्रियम्बल से पहले वाली कक्षा में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? 1950 में सबसे पहले कौन-सा केस आया था? गोपाल, मेरे साथ बोलिए। 1960 में कौन-सा आया था? बेरूबारी। और 1973 में कौन-सा आया था सर? केशवानंद। और जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। सर सीएए जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये आपको पूरे नोट्स में अलग-अलग जगह देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है सर संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यदि आर्टिकल 3 के तहत किसी क्षेत्र को, यानी कि भारत का कोई भाग है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट है, कल को कोई गवर्नमेंट आके किसी भारत के भाग को दूसरे देश को सौंपती है, क्या वो आर्टिकल 3 के तहत सौंपा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सौंपा जाएगा संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत सौंपा जाएगा, ना कि आर्टिकल 3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम किसी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। यदि दूसरे देश को सौंपना है तो क्या वो आर्टिकल 2 और 3 के तहत होगा? बिल्कुल नहीं। वो किसके तहत होगा? वो 368, यानी कि उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो काम किया जा सकता है। तो क्या ऐसा किया है कभी गवर्नमेंट ने? बिल्कुल किया है। हमने 9वां संविधान संशोधन किया था। कब किया था? 1960 में। हमने क्या किया था? बेरूबारी क्षेत्र को किसको सौंपा था? पाकिस्तान को। एक बेरूबारी क्षेत्र था, उसको हमने पाकिस्तान को सौंपा था। और उसके बाद 100वां संविधान संशोधन किया था 2015 में, और अपने कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए थे।
अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, यदि दूसरे देश के साथ सीमा विवाद को निपटाना है, यदि सीमा विवाद को सुलझाना है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपसे स्टेटमेंट बन के आ जाए कि दूसरे देश के साथ सीमा विवाद के निपटारण हेतु हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सीमा विवाद में किसी क्षेत्र को दूसरे को सौंपना शामिल नहीं है। हम सीमा विवाद सुलझा तो सकते हैं बिना संविधान संशोधन के। यदि हमें अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को सौंपना है तो 368 के तहत ही होगा, उसके अलावा नहीं। यानी कि उसके लिए संविधान में संशोधन ही करना होगा। अब आर्टिकल 1 आपको पता है, आर्टिकल 2 आपको पता है, आर्टिकल 3 आपको पता है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में यदि कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है और इसको भारत का राज्य बनाना है आर्टिकल 2 के तहत। यदि कोई पहले से राज्य है, उसकी नाम और सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत बने कानूनों को 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी कानून बनता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि वो 368 के अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जो भी कार्य करेंगे उसको साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा है, लोकसभा में 100 सीटें कितनी भी हो सर, 250, 300, कितनी भी सीटें हों, कितने भी हों, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन बिल आया है उस दिन कितने हैं? 100। यदि 100 में से 51 यस कर देते हैं तो बिल पास। सिंपल मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा, यदि समर्थन में आधे से एक भी ज़्यादा समर्थन में है तो बिल पास हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जब कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कानून बनेगा, वो साधारण बहुमत द्वारा होगा, सिंपल मेजोरिटी द्वारा होगा, यानी कि वो विशेष बहुमत द्वारा नहीं होगा। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। अभी हम उसको ऐसे समय नहीं देंगे क्योंकि हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अभी इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बने कानूनों को 368 के अंतर्गत आते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उनके लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन को लेके है। भारतीय संविधान के तहत मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलने या नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस करिए सोल्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में संसद को कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदलने, सीमा बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति है। क्या संसद को है? जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? कैसा था? अब बताइए, एक सही है, दो सही है। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण और सीमा के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है? कैसा कर सकती है? संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है? कैसा कर सकती है? संसद किसी भी राज्य की सीमा को प्रभावित नहीं कर सकती? क्या ऐसा नहीं कर सकती? क्या संसद किसी भी राज्य की सीमा नहीं बदल सकती? अगर बदल सकती है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती। यदि नहीं बदल सकती ठीक है, वरना स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब बताइए कौन सा सही है? नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब ये बताना सर इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब पढ़िए, इसी से सोल्व हो जाएगा। ये देखिएगा सर, कंटेंट सेम है, जानकारी सेम है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, उसको अलग अलग तरीके से पूछकर आपके लिए क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहा है। अब बस आपको इसी माइंडसेट के साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत न हो। ये देखिएगा सर, आगे एक क्वेश्चन और है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीमा में परिवर्तन करने हेतु की सहमति आवश्यक है। सर किसकी सहमति आवश्यक है? अब बताइए, निम्नलिखित में से किसके पास किसी वर्तमान राज्य के नाम को बदलने की कार्यकारी शक्ति है? यानी कि किसी राज्य का नाम बदलना है तो कौन बदल सकता है? अच्छे से पढ़ लिया सर हमने। सर सभी क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए से आराम से सोल्व हो जाएंगे क्योंकि नोट्स उस तरीके से बने हुए हैं। अब बात करते हैं सर, क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से वे निर्माण हुआ उनका? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। 1903 की बात है सर, कब की? 1903 की। एक आयोग बना था, हर्बर्ट रिजले आयोग। इसने क्या किया था? भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ था, तो वो कौन से आयोग की अनुशंसा के आधार पर? हर्बर्ट रिजले आयोग। कब किया था अनुशंसा? 1903 में। उसके बाद बना 1928 में कौन सी समिति? मोतीलाल नेहरू समिति। इसने क्या किया? राज्यों का विभाजन जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी और आधार पर। राइट, 1903 हर्बर्ट रिजले आयोग।
क्या किया? बंगाल का विभाजन की अनुशंसा की थी। बंगाल के विभाजन की अनुशंसा की थी। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति। क्या इसने भाषा का आधार बनाया? बिल्कुल भी नहीं। किसको बनाया? जनसंख्या को, भौगोलिक, वहाँ का आर्थिक, इन सबको उन्होंने बनाया। 1936 संवैधानिक सुधार समिति। सांप्रदायिक आधार पर सिंध के प्रांत का इन्होंने गठन किया था। यानी कि सिंध प्रांत का गठन किसके आधार पर हुआ था? संवैधानिक सुधार समिति के आधार पर। कब किया था? 1936 में इसका गठन हुआ था। अब 1948 में बनता है धर आयोग। कौन सा आयोग? धर आयोग। सर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो एस के धर होते हैं, लिख लीजिएगा, एस के धर होते हैं। इसी का दूसरा नाम है भाषाई प्रांत आयोग। इसका आधार क्या भाषा था? बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या था? प्रशासनिक था। तो हमें अभी तक ये क्या देखा? हमने देखा 1903 में जो हर्बर्ट रिजले आयोग बनता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति बनती है, 1936 में संवैधानिक सुधार समिति बनती है, 1948 में एस के धर आयोग बनता है, यानी कि धर आयोग बनता है, और उसके बाद 1948 में जेवीपी समिति बनती है। सर जेवी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये भी भाषाई आधार को डिनाई कर देते हैं। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? उसमें धर आयोग हो तो डिनाई कर देना, क्योंकि उसने प्रशासनिक बताया था। जेवीपी समिति ने क्या भाषाई आधार बनाया था? बिल्कुल भी नहीं बनाया था। राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, क्योंकि इनको आपसे क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकता है। सेकंड थिंग, कब किसका गठन हुआ आपको ये याद रखना है। थर्ड थिंग, किसने प्रशासनिक आधार बनाया और किसने भाषाई बनाया, ये आपको याद रखना है। तो धर आयोग ने बनाया था भाषा को? जी नहीं। जेवीपी समिति ने भाषा को आधार बनाया था? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे अब क्या होता है कि धीरे-धीरे जब समितियाँ बनती हैं और भाषाई आधार को डिनाई किया जाता है, तो भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का जो आंदोलन है, वो तूल पकड़ लेता है। इसकी बहुत ज़ोरों से माँग होने लगती है। इसी बीच एक व्यक्ति का नाम आता है पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम है? पोट्टी श्री रामलू। ये भूख हड़ताल कर देते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो जाता है, और जैसे ही इनका निधन होता है, वहाँ जनता में आक्रोश हो जाता है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वो तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य की माँग कर रहे थे, और इसी को लेके समितियाँ बनी थी समय-समय पर, जैसे कि हमारी धारा आयोग बना, जेवीपी समिति बनी। लेकिन जैसे ही पोट्टी श्री रामुलू की मृत्यु हुई, जनता में आक्रोश फैल गया और सरकार को बात माननी पड़ी, और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। कौन-सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। किससे अलग करके? मद्रास से अलग करके। स्थापना 1 अक्टूबर 1953, यानी कि वो 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात, सर इसकी स्थापना किसके आधार पर हुई थी? सर एक वाचु रिपोर्ट आई थी, उस वाचु रिपोर्ट के आधार पर, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैलाशनाथ वाचु। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा? 1903 में हर्बर्ट रिजल आयोग बनाया था, 1928 में मोतीलाल नेहरू बनी थी समिति, 1936 में संवैधानिक सुधार समिति बनी थी, 1948 में धर आयोग बना था, 1948 में ही जेवीपी समिति बनी थी। लेकिन इन सब ने भाषा के आधार पर डिनाई कर दिया था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब पोटी श्री रामुलू की मृत्यु हुई, तो मद्रास के अंदर तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य का मांग करने वाली जो बात थी, उसने क्रांति का रूप ले लिया, और सरकार को अंततः मानना पड़ा, और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार राज्य का गठन कर दिया गया। और कौन सी रिपोर्ट के आधार पर? वाचू रिपोर्ट के आधार पर। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैलाशनाथ वाचू। आंध्र प्रदेश बन गया सर। इसके बाद 1953 में फजल अली आयोग बनाया जाता है, और जो अपनी रिपोर्ट 1956 में देता है। सर ये 1956 इंपॉर्टेंट है सर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें 3 सदस्य थे, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, फजल अली, के एम पानीकर और हरथेनाथ कुंजरू। क्या इसने भाषा को आधार बनाया? जी। इसने कहा हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि एक भाषा एक राज्य, कि एक भाषा के आधार पर हम एक राज्य का निर्माण कर दें। हमें भाषा के आधार पर सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। बट फजल अली आयोग एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और अपनी रिपोर्ट कब देगा? 1956। गठन कब हुआ? 1953। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और तभी इनके नाम पर इसका बना था फजल अली आयोग। तो अधर आयोग डिनाई कर देता है, जेवीपी समिति डिनाई कर देती है, पोटी श्री रामुलू की मृत्यु हो जाती है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, और गठन होने के बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है, जो 1956 में रिपोर्ट देता है और भाषाई आधार पर हरी झंडी दिखा देता है, और उसके बाद हमारे अलग अलग राज्य बनेंगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य थे जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? अब बताइएगा इसमें से कौन से थे? अभी तो पढ़ा था हमने, एस के धर थे, हरतेनाथ कुंजरू थे, के एम पानीकर थे।
निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य से संबंधित नहीं था? सर बात वही है, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज है। अब इस तरीके से पूछा, बताइए कौन नहीं था? भाषा या दर पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया था। सर उसने यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, वो डेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? फजल अली आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट देता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित किया जाता है और ये प्रभावी कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। राइट, हम एक्ट बना दिया, हमने कानून बना दिया, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956। अब हुआ क्या, इस कानून को लागू करने के लिए हमें संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा, कुछ बदलाव करने पड़े। और ये कौन सा संशोधन था? 7वें नंबर का, यानी कि 7th संविधान संशोधन था, 7th सीएए था। किस लिए किया गया? इस एक्ट को लागू करने के लिए। कौन से एक्ट को? राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 को लागू करने के लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब क्या क्या किया गया? मैंने आपको बताया था अनुसूचियां कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। अनुसूची 1 में हमने क्या पढ़ा था? किसका वर्णन है? स्टेट और यूटी का वर्णन है। याद नहीं क्या? अभी तो पढ़ा था, स्टेट और यूटी का वर्णन है। अब हमने दूसरी और 7वीं यानी कि सेकंड और 7th अनुसूची में संशोधन किया। कौन से संशोधन में? 7वें संविधान संशोधन के दौरान हमने दूसरी और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया। अब क्या बदलाव किया ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है 7वें संविधान संशोधन क्यों किया गया? इस एक्ट को लागू करने के लिए। और हमने सबसे पहले चीज दूसरी और 7वीं अनुसूची में कुछ बदलाव किया। 4 वर्गों की समाप्ति कर दी। 4 वर्ग क्या थे सर? जब भारत आज़ाद हुआ 1948 में, उसके बाद पूरे भारत को 4 वर्गों में बाँटा हुआ था। ये वे 4 वर्ग थे ए, बी, सी, डी, यानी कि क, ख, ग, घ। इसको पढ़ेंगे अभी 1 मिनट बाद, लेकिन अभी हम अपना फ्लो नहीं तोड़ते हैं। और 14 नए राज्यों और 6 यूटीज़ का गठन किया गया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। कितने राज्य हैं? 14 नए राज्य हैं। कितने यूटी? 6 यूटी का गठन किया गया। अब एक बात बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए, एक साथ 14 नए राज्य और 6 यूटीज़ बना दिए। आपको क्या पता? आपको पता है एक कम से कम एक राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। अब जो 14 नए राज्य इंस्टेंट बनाए गए, क्या इनके लिए हाई कोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या हम एक साथ हाई कोर्ट डेवलप कर सकते हैं? नहीं सर, डिफ़िकल्ट है। पूरा कोर्ट प्रेमिसेस बनता है, हाई कोर्ट बनता है। तो हमने क्या किया? हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्राधिकार के विस्तार कर दिया। यानी कि हमने हाई कोर्ट की पावर को बढ़ा दिया। कहाँ तक? यूटीज़ तक। यानी कि अब एक स्टेट की हाई कोर्ट किसी दूसरी यूटी का डिसीजन दे सकती है। और हमने क्या किया? 2 से अधिक राज्यों तक, यानी कि 2 राज्यों के लिए अब हमने एक हाई कोर्ट बना दी। 14 नए राज्य बने थे, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट एकदम नहीं बन सकता था, तो हमने क्या किया? 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना दी। और ऐसी अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश सॉरी, जैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की आवश्यकता होती है, ऐसे गवर्नर की आवश्यकता भी होती है। तो हमने क्या किया? हमने ये व्यवस्था भी कर दी कि जैसे 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है, ऐसे ही 2 राज्यों के लिए एक गवर्नर भी हो सकता है। राइट? तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमने एक साथ 14 नए राज्यों और 6 राज्यों का गठन किया था। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि फजल अली आयोग बना 1953 में, 1956 में रिपोर्ट देता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर हम राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित कर देते हैं। और इसको लागू करने के लिए हम 7वां संविधान संशोधन करते हैं। इसके अंतर्गत हम दूसरी और 7वीं अनुसूची में बदलाव करते हैं, 4 वर्गों की समाप्ति कर देते हैं, 14 नए राज्य और 6 यूटीज़ का गठन कर दिया जाता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज़ का गठन कर दिया जाता है। एससी के क्षेत्राधिकार का विस्तार करके यूटीज़ तक कर दिया जाता है और 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दी जाती है, जैसे हरियाणा और पंजाब की एक हाई कोर्ट है और 2 राज्यों हेतु एक गवर्नर की व्यवस्था कर दी जाती है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, जो 6 यूटीज़ का गठन किया गया वो कौन-कौन सी थी? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनी या मिनी द्वीप, ये मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। सर ये आपको याद रखना है सर। इंडिया का मैप, सर एक दिल्ली, राइट? इधर हमारा लक्षद्वीप, इधर हमारा अंडमान निकोबार। ये 3 तो आज भी यूटीज़ हैं। अब इसमें अलग क्या था? सर अलग है त्रिपुरा, राइट? अलग है त्रिपुरा, राइट? अलग है त्रिपुरा, अलग है मणिपुर और अलग है हिमाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट ऐसे थे जिनको शुरुआत में 6 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये कैसे याद रहेगा? इधर देखो मणि, मिजो को छोड़ के त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है सर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और हम गलती कर सकते हैं। 6 यूटीज़ कौन-कौन सी थी? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यानी कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश इन 6 यूटीज़ के अंदर आते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का निर्माण किया गया? अभी तो हमने पढ़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस तिथि को लागू की? ये अभी तो हमने पढ़ा है।
राइट। अब अभी हमने पढ़ा था कि 4 वर्गों की समाप्ति कर दी थी। वो 4 वर्ग कौन से थे? जैसे भाग क में क्या था? ब्रिटिश भारतीय प्रांत 9 बड़े राज्य। यानी कि जब 1948 में भारत आज़ाद हुआ, तो पूरे भारत को, यानी कि जो कंप्लीट भारत था, इसके जितने भी क्षेत्र थे, उनको 4 भागों में हमने बाँट दिया था। पहला भई 9 बड़े राज्य थे। भाग क में हमने क्या रखा? 9 बड़े राज्यों को रखा। भाग ख में हमने क्या रखा? ब्रिटिश भारतीय राज्य जिनमें विधानसभा है। पहले 9 बड़े राज्य है और दूसरे वो जिनमें विधानसभा है, यानी कि जिनमें इलेक्शंस होके गवर्नमेंट चुनी जाती है, उनको रखा। भाग ग में हमने देशी रियासतों को रखा, उस समय हमारे पास देशी रियासतें भी थी। और भाग घ में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्रों को रखा। अब जो देशी रियासत थी सर, वो टोटल कितनी थी? 552 थी, जिसमें से 349 किस में शामिल हो गई थी? भारत में शामिल हो गई थी। और इसमें भूमिका आपको पता ही होगा किसकी थी? सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष। राइट। अब 3 को लेके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? सर संधि पत्र से, यानी कि पत्र के द्वारा साइन करके वो भारत में विलय हो गया था, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। जूनागढ़ का कैसे हुआ था सर? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह हमने पहले की क्लास में पढ़ा था कि जब जनता अपनी राय प्रत्यक्ष रूप से रखती है तो जनमत संग्रह होता है, यानी कि जनता से पूछा गया आप क्या करना चाहते हैं? जनता ने कहा हम भारत के साथ आना चाहते हैं, तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अब हैदराबाद कैसे शामिल हुआ था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और कब चलाया गया था? 1948 में। यानी कि स्वतंत्रता के बाद 4 वर्ग बनाए गए थे। एक में 9 बड़े राज्य थे, एक में जिनमें विधानसभा थी, एक जो देशी रियासतें थी, और तीसरे में, चौथे में सॉरी, अंडमान निकोबार। अब देशी रियासत कितनी थी? 552 थी। भारत में कितनी शामिल हुई? 349। बोलिए मेरे साथ, किसकी भूमिका? सरदार पटेल की। अब कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। जूनागढ़ का कैसे हुआ था? जनमत संग्रह। और हैदराबाद का कैसे हुआ था सर? पुलिस कार्रवाई, और ऑपरेशन था पोलो। अब सर इसके बाद भी हमारे राज्य बनते चले थे, उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा सर, अब आपसे क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर पहले ही देखेगा क्वेश्चन कैसे बनाता है। पहला, आपको स्टेट देगा, उनको सीरीज में लगाने को कहेगा कि किसका निर्माण कब हुआ, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं इसमें एक दो ट्रिक भी बताऊंगा ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले 1953 में हमने पढ़ा था किसका गठन हो चुका था? आंध्र प्रदेश का, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य हमारा बन चुका था कब? 1953 में। इसी के बाद ही तो हमारा आयोग बना था, फजल अली आयोग, जिसने रिपोर्ट 1956 में दी थी और कहा था हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि किस समय, किस डेट को, किस ईयर को कौन से राज्य का गठन हुआ। 1953 में आंध्र प्रदेश। अब याद रखिएगा, 15वां राज्य बना 1956 में सबसे पहले गुजरात, किससे अलग करके? महाराष्ट्र से। यानी कि बम्बई, उस टाइम बॉम्बे होता था, बम्बई को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र, दो राज्यों का निर्माण कर दिया गया। यानी कि कौन सा बना? गुजरात। कौन सा राज्य था सर? 15वां राज्य था। किससे अलग होके बना? महाराष्ट्र से। अब याद कैसे रहेगा? देखिएगा, ठीक है सर, ये क्या लिखा है? 56। यानी कि अब जो क्रिकेट देखता है, देखो 50 मारो और किसकी मारो? 6 की। यानी कि छक्के लगाते हुए क्या मारो? 50 मारो, 56। क्या मारो? 56। सर ये तो गुजरी रात की बात है, यानी कि जिसको बोलते हैं तो बीते वक्त की बात है, गुजरी रात की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो याद हो गया गुजरात। यानी कि जब आपको देखेगा पेपर में 1956, तो याद रखना 56, यानी कि 50 मारना, वो भी 6 करके, यानी कि 6 लगाते हुए। तो ये कब की बात है? बीते वक्त की बात है, यानी कि गुजरी रात की बात है। ये क्या बन गया? गुजरात। 1956 में हमारा गुजरात बना। 1961 में हमने दादरा व नगर हवेली को ऐड कर लिया। 1962 में हमने गोवा, दमन और दीव, ये देखिएगा सर, यहाँ दादरा नगर हवेली है, यहाँ गोवा और दमन दीव है, हमने इसको ऐड कर लिया। अब गोवा राज्य बनता है प्रॉपर 1987 में, इसको हम आगे देखेंगे। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? अभी तक हमने देखा 1953 में आंध्र प्रदेश बना। मेरे साथ बोलिए, 1956 में कौन सा राज्य बना? गुजरात बना। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का। किससे अलग होके? महाराष्ट्र से। ट्रिक क्या थी? 56, 50 लगा दो 6 की। लेकिन ये तो सर गुजरी रात की बात है, पुरानी बात है, यानी पॉसिबल नहीं है, तो क्या बना? गुजरात। नेक्स्ट है सर 1961 में दादरा नगर हवेली, 1962 में गोवा, दमन दीव, इनको एक साथ। अब 63 में बना सर नागालैंड। अब ये कैसे याद होगा? देखो मैं कहता हूँ सर, नाग था, एक सांप था, एक स्नेक था, नाग था, उसने किसी आदमी को डस लिया, और मैं उसको कह रहा हूँ देख भाई, एक सेकेंड, मैं उसको कह रहा हूँ देख भाई, तेरे सट लग गई, तेरे सट, सट लगना मतलब चोट लगना। क्या लगना? चोट लगना। तुझे सट लग गई, तेरे सट लग गई। क्या लगी? सट लगी। और किसने मारी? नाग ने मारी। तो यही बन गया आपका। इसको क्या बोलते हैं? 1963, हिंदी में बोलेंगे 63। क्या बना?
63 यानी कि 63 लगी किसने मारी? नाग ने मारी, तो बन गया नागालैंड। यानी कि 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। 16वां कौन बना? नागालैंड। कब बना? 1963 में। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रबल मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन से राज्य सर्जित किए गए? यानी कि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनर ने आपको राज्य दे दिए और आपसे पूछा है कि प्रबल मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन से राज्य सर्जित किए गए। अभी आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य बनाए गए, अभी हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, 1966 में बनता है सर आपका 17वां राज्य हरियाणा। किससे अलग हो गए? पंजाब से। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, कौन सा आयोग था? साहा आयोग। चंडीगढ़ जिसकी कॉमन कैपिटल होती है। तो याद करो मेरे साथ बोलो, 63 में क्या बना? बताइए, 63 में क्या बना? नागालैंड। राइट। 1956 में क्या बना? गुजरात। 1966 में क्या बना? आपका बना हरियाणा। राइट। और उसके बाद हरियाणा कौन सा राज्य था सर? 17वां। गुजरात कौन सा था? 15वां। नागालैंड कौन सा था? 16वां राज्य था। अब 1971 में आपका बनता है हिमाचल प्रदेश। अब ये याद कैसे रहेगा देखना, आप घूमने कहाँ जाते हो? शिमला जाते हो, मनाली जाते हो, ये कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। राइट। अब हिमाचल में क्या है, जब आप लोग घूमने जाते हो तो 7-1 यानी कि 7-7 जो बंदे होते हैं वो एक रूम में रुकते हैं, तो याद रखना 7-1 71। तो 71 याद हो जाएगा। 71 में क्या बना? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? 18वां राज्य था। यानी कि ट्रिक क्या थी? 7-1 7-7 पर्सन एक रूम में रुकेंगे, तो 71 में याद हो गया हिमाचल प्रदेश। राइट। अब 72, अब इसकी ट्रिक क्या है? 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। तो ये बन गया 19वां राज्य। कौन सा राज्य? 19वां। तो ट्रिक याद होगी 9। अब 72 में याद रखना 19 राज्य। 19वां कौन सा है सर? MTM यानी कि मणिपुर। ये देखिएगा, सबसे पहले बना ये मणिपुर 19वां राज्य। MT4 त्रिपुरा। MTM उसके बाद कौन सा बना? मेघालय। सर ये ऐसे है, आपको बस बीच में क्या छोड़ना है? मिजोरम को छोड़ देना है। तो आपको बन गया M मणिपुर त्रिपुरा मेघालय। याद हो जाएगा सर MTM। कब बना? 1972 में। कैसे याद हुआ सर? MTM कौन सा राज्य पहले आएगा? याद रखना 7 और 2 9 यानी कि 19 20 21। सर 7 और 2 कितने होते हैं? 9। तो उसके लगा दो आगे एक 19 20 21। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय। मिजोरम को छोड़ देना, मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय। MTM। उसके बाद हम 35वां संविधान संशोधन करते हैं। कब करते हैं? 1974 में। और सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दे देते हैं, जो कि सबसे पहला राज्य बना था। यानी कि सबसे पहला सहायक दर्जा पाने वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम। तब मिला 1974 में। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां। अगले ही साल हम 36वां संविधान संशोधन करते हैं 75 में, और सिक्किम को अपना 22वां राज्य बना लेते हैं। यानी कि 66 में हरियाणा, 71 में 7% एक रूम में हिमाचल प्रदेश, 72 में हमारे बने हैं MTM यानी कि मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय। पहला 7 और 2 19, 7 और 2 सॉरी 9 19 20 और 21वां बन गया। ठीक है सर। और 22वां बना हमारा सिक्किम। अब 87 में आपको याद रखना है MAG। MAG यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब आपको याद रखना आपने क्या छोड़ा था इधर? आपने इधर क्या छोड़ा था? आपने इधर मिजोरम छोड़ा था सर। और उस मिजोरम को पहला दे देना दर्जा सबसे पहले। जो छोड़ा था उसको 87 में दे दिया। यानी कि मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद गोवा। ये हमारे हो गए 23 24 और 25वां। और ट्रिक क्या थी? MAG। और पहले की थी MTM। इसके बाद आसान है सर। 2000 में हमारा MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनता है, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनता है और बिहार से अलग होकर झारखंड बनता है। MP से अलग होकर क्या बनता है? छत्तीसगढ़। लेकिन 36 ऐसे लिखा जाता है तो हमने इसको 26 लिखा। बस ये एक ट्रिक है सर छोटी सी, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। 36 को कैसे लिखा? 26। तो इस तरीके से लिखा। यूपी से अलग होकर क्या बना? उत्तराखंड बना। बिहार से अलग होकर क्या बना? झारखंड। तो 26 27 और 28 2000 में बन गए। 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना। और 2019 में हमने जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जम्मू कश्मीर, वहाँ विधानसभा है। राइट। प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी। तो क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है? नहीं सर, जम्मू कश्मीर में है। और यूटी जो लद्दाख बना वहाँ नहीं है। यानी कि हमने क्या किया 2019 में, जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया और दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया। पहले में विधानसभा है जो कि जम्मू कश्मीर है। जो दूसरा यूटी जो बना लद्दाख वाला पोर्शन है उसमें विधानसभा नहीं है। और ये जो विधान लद्दाख वाला है कारगिल और लेह को मिला के बनाया गया है। 2020 में हम विलय कर देते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव का, और कॉमन कैपिटल रखते हैं दमन। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल राज्य कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राइट। और जब शुरुआत में कितना गठन किया गया था? 14 राज्यों का और
6 यूनियन टेरिटरीज का। 6 में दिल्ली सेम थी, अंडमान निकोबार सेम थी, लक्षद्वीप जो आज भी हैं। लेकिन वो कौन से राज्य थे जो पहले थे? तो आपको बस ये अब कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से थे। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़, यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 8 में, आर्टिकल 239 से 241। सर ये आर्टिकल तो ऐसे याद हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, बट लेकिन अभी नहीं सर, आपकी 3-4 क्लासेस होंगी तब आपकी इन पर कमांड बनेगी। अभी याद रखो भाग 8 में। अभी हमने क्या पढ़ा था? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। कौन सा पार्ट था? भाग 1। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का भाग कौन सा है? भाग 8। अब जो यूटीज़ है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उन पर शासन कौन चलाता है, यानी कि कौन प्रशासित करता है? सर पीओआई यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। क्या खुद करते हैं? नहीं सर, नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? यूटी के लिए एक प्रशासक को अपॉइंट कर देते हैं, मतलब अपना कोई एजेंट, अपना कोई आदमी खड़ा कर देते हैं कि नहीं भाई मेरी जगह तुम देखो। तो जो वो प्रशासक होता है वो पीओआई का अभिकर्ता हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजेंट। वो पीओआई का यानी कि राष्ट्रपति जी का क्या होता है? एजेंट होता है, ना कि राज्य का प्रमुख होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जहाँ भी प्रशासक अपॉइंट हैं, राइट, यानी कि प्रशासक जहाँ भी अपॉइंट है, जैसे चंडीगढ़ में है, दादरा नगर हवेली में है, लक्षद्वीप में है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है, एजेंट होता है, यानी कि उसकी अनुसार काम करेगा, उसके आदेशों का पालन करेगा, जबकि राज्य का प्रमुख नहीं होगा। अब प्रशासक हैं कहाँ-कहाँ सर? एक क्वेश्चन आता है। सर प्रशासक आपके चंडीगढ़ में है, दादरा नगर हवेली दमन दीव में है और लक्षद्वीप में है। यानी कि 3 यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे प्रशासक है। एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यहाँ क्या होंगे? सॉरी मैं गलत बोल गया। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख यहाँ क्या हैं आपके? उपराज्यपाल। अब जो यूटीज़ जिनमें प्रशासक हैं, जो यूटीज़ जिनमें उपराज्यपाल हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बन सकता है और पीवाईक्यू में बना हुआ है। अब 3 यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर विधानसभा है। सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, यानी कि वो अपने लिए कानून निर्माण खुद करेंगे। कौन-कौन? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। बस ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब मैंने ये तो बता दिया विधानसभा है। अब वो कानून किस-किस चीज़ पर बनाएँगे? इसके लिए कॉन्सेप्ट है सर, जब आप अपनी 7वीं अनुसूची समझोगे, जो 7वीं शेड्यूल है उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा हमने क्या किया हुआ है, शक्तियों का बँटवारा किया हुआ है। हमने एक संघ सूची बनाई और उसमें विषय रखा जिन पर संसद कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार। एक सूची ऐसी बनाई जिस पर सिर्फ़ राज्य कानून बना सकते हैं और एक सूची बनाई समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर राज्य कानून बना सकते हैं। हमने यहाँ वो टॉपिक रखे जिस पर केवल और केवल संघ राज्य कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसमें वो टॉपिक रखे रखे जिस पर केवल और केवल राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में वो टॉपिक रखे जिन पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकते हैं। अब दिल्ली में विधानसभा है, यानी कि वो खुद के लिए कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़कर ये अपवाद है। यानी कि दिल्ली सरकार भूमि को लेकर, पुलिस को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर कोई कानून नहीं बना सकते। वो राज्य सूची पर बना सकते हैं, लेकिन इन 3 टॉपिक पर नहीं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर, इसके अलावा नहीं। सर समवर्ती सूची पर तो वो बना ही सकते हैं। पुदुचेरी कोई अपवाद नहीं है, नॉर्मल राज्य और समवर्ती सूची पर वो कानून बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, यूटीज को लेके जब कानून बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को लेके जब कानून बनाया जाए, तो उसमें संसद की क्या शक्ति है, हमें ये एक बार देखना है कि संसद की क्या पावर है। संसद तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है, यूटीज को लेके, चाहे राज्य सूची की बात हो, समवर्ती सूची की बात हो और संघ सूची की बात हो, संसद तीनों यूटीज पर पावर बना सकती है, राइट। दूसरी चीज, यूटी हेतु हाईकोर्ट की स्थापना करनी होगी तो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। यानी कि संसद यूटी हेतु तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। संसद इतनी पावरफुल है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में ही सब कुछ है। यूटी के हेतु हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है और जो राष्ट्रपति हैं वो नियम बना सकते हैं किसके लिए? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली दमन दीव के लिए, वहाँ की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए, यानी कि पीस, डेवलपमेंट और वहाँ पर गवर्नेंस के लिए कानून बना सकते हैं। और जो भी राष्ट्रपति कानून बनाएगा उसकी पावर वही होगी जो संसद के कानून की होती है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन दीव
दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो कि मिलाकर एक कर दिए थे हमने पढ़ा था, उनके लिए राष्ट्रपति अलग से नियम बना सकते हैं और वो जो नियम बनाएगी उसकी ताकत उतनी ही होगी जो संसद के किसी कानून की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 70। यानी कि जहाँ-जहाँ विधानसभा है, और विधानसभा कहाँ-कहाँ है सर? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। वहाँ पर मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? सर 70। कितनी हो सकती हैं? 70। और केवल उसका 10% ही मंत्री बना सकते हैं। यानी कि कितने? 70 का 10% ही मंत्री बन सकते हैं। अब यूटीज में चुनाव कौन करवाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव करवाने का काम होता है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर ये शॉर्ट फॉर्म आपको धीरे धीरे आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमने अगर यदि किसी को शॉर्ट फॉर्म में दिक्कत होती है तो वो प्रिंटेड फॉर्म में अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। केंद्रीय चुनाव भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका आर्टिकल होता है 324। ये आपको याद रखना, आर्टिकल क्या है? 324। दोबारा बोलिए, क्या है? 324। क्या है सर? 324, राइट। अब यदि जो प्रशासक है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का यदि प्रशासन विफल हो जाता है, जो हमने प्रशासक और उपराज्यपाल हमने अपॉइंट किए थे, ये देखिएगा कहाँ है सर? हाँ, जो हमने प्रशासक अपॉइंट किए थे, उपराज्यपाल अपॉइंट किए थे, यदि वो वहाँ का प्रशासन सँभालने में असमर्थ होते हैं, उनका प्रशासन संभव नहीं होता प्रावधान के अनुसार, तो वहाँ पर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, कौन-सा आर्टिकल सर? 356 के तहत वहाँ पर आकस्मिक प्रावधान किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सर हमने 356 के तहत क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 342 किसका है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूटीज का चुनाव करवाएगा? जी सर, यूटीज का चुनाव वही करवाएगा। बात करते हैं उपराज्यपाल। अभी हमने पॉइंट किया था उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहाँ होते हैं? सर याद रखिएगा, दिल्ली में, राइट, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख। सर ये यहाँ से डिवाइड हो गया लद्दाख। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। 1 2 3 4, चार हमारी यूटीज है जहाँ पर क्या है? उपराज्यपाल। मेरे साथ नाम बोलिए, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख। सर सोचिए, ऊपर से स्टार्ट हो जाइए। यहाँ से लद्दाख में है, बिल्कुल है सर उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है। उसके बाद दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में है, बिल्कुल है। उसके बाद कहाँ है सर? सीधा पुदुचेरी, और इधर अंडमान निकोबार में आपके उपराज्यपाल हैं। अब जो उपराज्यपाल है उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब ये होता है जब हमारी संसद या वहाँ की विधानसभा, सर राज्य या यूटी की विधानसभा, जब वो कार्य में नहीं होती या उसका सत्र नहीं चल रहा होता, उसकी बैठक नहीं चल रही होती, तो ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर देते हैं जिसका प्रभाव सेम होता है जैसा कि वहाँ की विधानसभा के किसी कानून का होता है। लेकिन उसको विधानसभा की जो नेक्स्ट बैठक होगी, मान लीजिए कि आज अध्यादेश जारी किया गया, मान लीजिए आज अध्यादेश जारी किया गया है, तो आज से जब अगली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह के भीतर, 6 वीक के भीतर उसको अनुमोदन करना आवश्यक है, वरना वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। यूटीज को लेकर है, बिल्कुल है। कब तक वैलिड होगा? अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर तक, राइट। और यदि मंत्री परिषद के साथ मतभेद हो जाता है उपराज्यपाल का, यदि उपराज्यपाल का, वहाँ की जो मंत्री परिषद है, जैसे आपने पढ़ा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट का बीच में चल ही रहा था आपस में मतभेद, तो निर्णय हेतु किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास, राइट। अब आर्टिकल है 239, 239, क्या है सर? 239। 239 में के तहत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान करने की बात की गई है, और हमने 69th 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया, और नाम चेंज हमने दिल्ली का कर दिया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हमने क्या नाम चेंज कर दिया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सर ये आपके यहाँ तक आपकी क्लास थी, और अब इस टॉपिक को आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे रिवाइज करने में। सर बस आपको एक चीज़ करनी है, 2 to 3 टाइम्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। सर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, ना बनेगा। हमने उसी पैटर्न पर इसको पढ़ा जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद, बने रहिएगा अगली क्लास के लिए।